हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने अब तक बात किया है स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और डीप में समझते हैं आज कहानी को। तो अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं सर? अभी तो हम लोगों ने स्पोर का फॉर्मेशन देखा है, अभी तो हम लोगों ने स्पोर का फॉर्मेशन थोड़ा सा समझा है। लेकिन सर एक बार उसको रीकैप कर दीजिए, मतलब रिवाइज कर दीजिए कि क्या आपने अभी तक पढ़ाया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी समझाते हैं और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए खेला स्टार्ट करते हैं। मेनली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टामेन के बारे में, और स्टामेन एक्चुअल में क्या, स्टामेन में भी किसके बारे में? एंथर के बारे में। और एंथर में हम लोगों ने देखा था कि एंथर जो होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है, बिल्कुल सर, बाइलोब्ड होता है। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो एंथर है यहीं पे क्या होगा? यहीं पे सर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और इसका स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने देखा था किसका? एंथर का। तो देखो एंथर आपको दो पार्ट में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में आप समझो कि एंथर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। ऐसे होगा नहीं, इसका बीच में भी डिप्रेशन आप दिखाओ, बीच में भी एक डिप्रेशन दिखाओ ताकि चार पार्ट इसके हो जाए, ठीक है ना। ऐसे चार पार्ट आप बनाओ, ओके, चार पार्ट। अब मेनली आपने देखा था कि फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर नजर आई थी, है ना, ये बहुत सारी लेयर भी थी। पहले सब लेयर बना दो, उसके बाद फिर तब मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ये सबसे आउटर लेयर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम। उसके बाद फिर आप देखोगे कि अंदर की जो दो लेयर है, अंदर की दो लेयर, इनको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। इनको क्या बोलते हैं? मिडल लेयर, ठीक है ना, मिडल लेयर। एक तो एंडोथीसियम और ये बाकी दोनों लेयर मिडल लेयर कहलाएंगे। और ये अंदर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? टैपटम। क्या बोल दिया? टैपटम। और इसी के अंदर पूरे के पूरे क्या है? खेल खेलने वाले लोग हैं। अब देखो यहां पे आपको कोने कोने में मिलेंगे कौन? स्पोरेंजियस सेल या स्पोरेंजियस टिश्यू बोल सकता हूं मैं, है ना। याद है आपको? बिल्कुल सर। कुछ भी भूले नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं सर। कैसे डेवलपमेंट हुआ था ये सब समझ गया है ना। डेवलपमेंट का एक वीडियो ही मैंने बता दिया था, एक लेक्चर ही पूरा बनाया था डेवलपमेंट का कि कैसे ये बन रहे हैं कोने कोने, कोने कोने ये बन जाएंगे। और बीच में भी कुछ होंगे, बीच में भी कुछ सेल होंगे। उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर स्टेराइल, स्टेराइल टिश्यू, स्टेराइल टिश्यू, ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है? प्रोकैम्बियम टिश्यू के पार्ट है। मेनली यहाँ पे क्या बनेगा? इन्हीं के थ्रू जाइलम और फ्लोएम बनेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेराइल टिश्यू है बीच में, ओके, समझ में आ रहा? बिल्कुल। अब मैं बारी बारी पहले इन लेयर्स के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले तो मैं लेयर समझ लूं, बारी बारी लेयर। तो आज की जो क्लास रहेगी इन लेयर के, इन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगी? बेस्ड रहेगी। तो सबसे पहला जो मैं लेने जा रहा हूं वो होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर लेयर है ना। पूरे एंथर की आउटर लेयर अगर आपसे कोई बोल दे तो आउटर लेयर ऑफ एंथर, आउटर लेयर ऑफ एंथर, है ना। अच्छा, ये कितने लेयर होती है सर? सिंगल लेयर होती है। कितनी लेयर होती है इसकी? एक लेयर होती है सर, एक ही लेयर है ना। और इसका काम क्या है? सिंपल काम है सर, प्रोटेक्टिव लेयर है ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस क्या करती है? अगर एपिडर्मिस की बात करें तो हमारा ये जो स्किन है वो भी तो एक प्रकार का एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिंपल यही करता है। स्किन हमारी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करती है बाहरी इन्वायरमेंट से, यस और नो। तो सेम कहानी यहाँ पे रहेगी कि ये क्या करती है सर? प्रोटेक्ट करती है। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? प्रोटेक्टिव नेचर है, प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है। ये एपिडर्मिस का काम है। अब सेकेंड नंबर पे आता है, ये तो पहली लेयर हो गई सर। दूसरी लेयर देख लो, एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम यार क्या करती है? एंडोथीसियम सर बड़ा काम करती है।
एंडोथीसियम बड़ा काम करती है। और मैं एक सच्चाई बताऊं कि एंडोथीसियम जो काम करती है उसी को एनसीईआरटी ने सीरियस लिया और बाकी तीनों लेयर का मतलब बता दिया कि ये यही करते हैं। मतलब एंडोथीसियम के काम से डिनोट कर दिया बाकी तीनों लेयर को। समझ पा रहे हैं? नहीं, एंडोथीसियम का जो काम है वो थोड़ा सा सीरियस है। क्या है? सीरियस है। और उस काम को ही केवल सीरियस माना किसने? एनसीईआरटी ने। और एनसीईआरटी ने चिपका दिया कि जो एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है और ये जो टेप्टम है, ये मिलके मिलके वही काम कर रही है जो एंडोथीसियम कर रही है। इन तीनों का एक ही काम बता दिया एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी ने बड़ा चालाकी से इस चीज को डील किया है। लेकिन हम बारी बारी पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। अब एंडोथीसियम क्या है? एंडोथीसियम एक फाइब्रस लेयर है। कैसी लेयर है? फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर मतलब समझ आना, फाइबर की बनी हुई लेयर है। क्लियर है? अब मेनली ये कहां पे पाई जाती है सर? ये एपिडर्मिस के पहले पाई जाती है, यानी इनर टू एपिडर्मिस। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है सर? इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो मैं समझा रहा हूँ। मेनली आप जानते हो ये जो लेयर है एक्चुअल में ना पानी को अपने पास क्या करती है? स्टोर करके रखती है। पानी को, वाटर को क्या करती है? स्टोर करके रखी होती है। ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब पानी को स्टोर करके रखे रहेगी तो इससे, अच्छा पानी का को स्टोर क्यों करके रखेगी? अच्छा ये बताओ, पानी की जरूरत है कि नहीं है? बिना पानी के कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हो भाई? यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्पोरेंजियस टिश्यू, ये स्पोरेंजियस टिश्यू हैं, यही तो आगे जाके क्या बनने वाले हैं? आगे जाके जर्म सेल बनने वाले हैं। यानी ये भी एक जीव ही तो है ना। तो ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, क्या है? इनको न्यूट्रिशन का हक नहीं है? बिल्कुल हक है ना। और न्यूट्रिशन में पानी आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। बिना पानी के कौन सा न्यूट्रिशन है कि नहीं है? तो ये पानी को स्टोर करके रखे रहता है। कौन? एपिडर्मिस। लेकिन होता क्या है कि जब गर्मियों का दिन आता है, जब ड्राई सीजन आता है, तो धीरे धीरे इनके अंदर से पानी क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। ठीक है ना। और खत्म होते होते ये क्या हो जाते हैं? एकदम सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे? ये सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे। क्या होने लगेंगे? सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे। और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जिसके कारण ये पूरी की पूरी लेयर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेनली इस चीज को समझिए। हम कह रहे हैं कि टूट गई सर, हमारे लिए तो बड़ी खतरे वाली चीज लग रही है। अगर हम बाहर से फील करें तो हमें लग रहा है बड़ा खराब, सर ये तो बड़ा खराब काम हुआ, ये लेयर टूट गई। समझ पा रहे हैं? लेकिन एक्चुअल में ना ये जरूरी है। अगर ये लेयर टूटेगी नहीं तो जब ये अंदर का मटेरियल, जब हमारा जर्म सेल तैयार हो जाएगा तो ये बाहर कैसे जाएगा? ये लोग रोक के नहीं ना रखेंगे। अच्छा ये बताओ, जर्म सेल कैसा होता है? मोटाइल होता है ना। उसको मूव करना होता है। और जो एग सेल होता है वो मोटाइल होता है? नहीं, वो नॉन मोटाइल, वो तो एक जगह बैठे रहेगा। ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है यहीं से मिलेगा हमको जर्म सेल। और इस जर्म सेल को कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है सर? एग सेल के पास पहुंचना है। बिल्कुल। तो ये कैसे यहां से यहां तक जा सकते हैं? कैसे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये यहाँ पे जर्म सेल है और भाई जाहिर सी बात है एक सेल कहीं इसके बाहर ही होगा, बाहर होगा। तो भाई इस जेल से बाहर निकलना पड़ेगा ना इनको, यानी इसको हटाना तो पड़ेगा ना। यस और नो? तो इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो ये हटाने का काम कौन कर रहा है? एंडोथीसियम। यानी एंडोथीसियम ब्रेक होगा तभी सभी के सभी वॉल क्या हो पाएंगे? ब्रेक हो पाएंगे। जब सब वॉल ब्रेक हो पाएंगे तभी जाके ये हमारा जो जर्म सेल है वो क्या हो पाएगा? फ्री हो पाएगा। हमें लग रहा है कि ये खराब हो गया, हमें लग रहा है ये खराब हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? अच्छा हो गया। अगर ये नहीं होगा तो फिर जर्म सेल रिलीज होगा ही नहीं। समझ में आ रहा ना? तो एक समय ऐसा आएगा कि जब एंथर इधर क्या हो जाएगा? एंथर के अंदर ये जो पूरा का पूरा, मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा एंथर है वो मैच्योर जब हो जाएगा, मैच्योर होने का मतलब जर्म सेल तैयार हो जाएगा, तो उस केस में एंडोथीसियम क्या हो जाता है? ब्रेक होता है। क्या होता है? एंडोथीसियम ब्रेक होता है। और एंडोथीसियम के ब्रेक होने से ही क्या होता है? ये जर्म सेल फ्री हो पाता है और कहीं दूसरे जगह जा पाता है। समझ आ रहा ना? तो एंडोथीसियम का काम क्या है? एंडोथीसियम का काम अब बताओ, अपने मन से बताओ, बताओ फटाक से। है डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसको अपने भाषा में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इन लेयर्स का ब्रेक हो जाना। ठीक है। तो ये मेन रोल निभाता है सेकेंड नंबर पे। ठीक है ना? डेहिसेंस इन एंथर। डेहिसेंस मतलब समझ पा रहा ना? ब्रेक हो जाना। क्या होता है मतलब इसका? ब्रेक हो जाना। क्या कोई दिक्कत? हाँ या ना? अच्छा ये कितने लेयर का होता है? ये कितने लेयर का होता है? ये भी सिंगल लेयर होता है। कितने लेयर का होता है? सिंगल लेयर होता है।
क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, हाँ या ना? बताइए, कोई दिक्कत नहीं? तो अगर आपसे पूछे कोई एंडोथीसियम कैसे टूटता है तो आप क्या बताओगे? फटाफट कहीं पे लिख लो भाई, इसको भी लिखवा देता हूँ मैं। स्पोरेंजियस टिश्यू ये सब तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख आता हूँ, यहाँ पे लिख लेना कि जो ड्राई सीजन आएगा, ड्राई सीजन का मतलब सूरज की रोशनी पड़ेगी पूरे एंथर पे, है ना? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो एंडोथीसियम है वो एंडोथीसियम क्या हो जाएगा, उस एंडोथीसियम से वाटर का लॉस हो जाएगा, पानी चला जाएगा, है ना? वाटर का लॉस, पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो एंडोथीसियम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए फटाक से बताइए? ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ब्रेक होना कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पहले तो ये क्या होगा, थोड़ा सा झुकेगा, मुड़ेगा, है ना? कहाँ से झुकेगा, मतलब पहले सिकुड़ेगा ना। तो देखो इसकी जो आउटर वॉल होगी ना, आउटर वॉल बिकम्स कॉनकेव, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है। कॉनकेव मतलब हल्का सा डिप्रेशन आ जाता है। कॉनकेव मतलब यही तो होता है, इसी को तो कॉनकेव बोलते हैं, है ना? जब ये अंदर की ओर झुक जाए, ऐसा नो, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। या ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको देखो सिंपल समझो, कॉनकेव मतलब आपको अगर फिजिक्स सॉरी आपने फिजिक्स समझा होगा तो इतना तो समझा होगा, कॉनकेव मतलब अंदर की ओर डिप्रेशन, है ना? यही तो होता है कॉनकेव मतलब अंदर की ओर डिप्रेशन। या सिंपल फिजिक्स में लाइट आता है, कॉनकेव मिरर आता है, कॉनकेव लेंसेस आते हैं, ये सब आता है ना। तो कॉनकेव मिरर मतलब जहाँ पे आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, अंदर की ओर से होता है ना? यानी अंदर वाली वॉल से होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, अंदर वाली वॉल से, है ना? और कॉन्वेक्स में कहाँ पे होता है सर, उठे हुए वॉल से, यानी बाहर वाले, इस वाले से होता है ना? जबकि इसमें कहाँ से होता है, अंदर से, ठीक है? तो जब भी बोला कॉनकेव हो गया कोई चीज, इसका मतलब ये समझ लो कि अंदर की ओर दब गया वो, समझ में आया ना? एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो वही चीज होगी कि भैया जब वाटर लॉस हो जाएगा, यानी पानी सूख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। और कॉनकेव होने का मतलब क्या होगा, कॉनकेव होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से एक फोर्स एग्जर्ट करेगी अपने ही लेयर पे, यानी एक फोर्स इसके ऊपर पैदा हो जाएगा। मान लो एक सीधी चीज है, अगर वो हल्का सा झुक गई या मुड़ गई तो जाहिर सी बात है एक फोर्स खिंचाव वाला आएगा कि नहीं आएगा, है ना? और खिंचाव वाला फोर्स जब पैदा होगा तो जहां से एक कमजोर होगी वहां से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वहां से क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ध्यान देना, आगे मैं जाके फिर इसको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा कि कहां कहां से ब्रेक हो रही है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? कोई दिक्कत नहीं? तो बिकम कॉनकेव एंड create a pulling force and dehiscence of anther होगा। कहाँ से होगा, फ्रॉम। अच्छा आपको याद है, ये क्या याद है, मैंने आपको जब पिछले वाले में, अभी ज़्यादा मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया है शायद। देखो क्या, ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ना, इस डिप्रेशन को मैंने क्या नाम लिखवाया था, स्ट्रोमियम लिखवाया था, है ना? ये जो डिप्रेशन है उसको हम स्ट्रोमियम बोलते हैं। तो ये कहाँ से टूटेगी, स्ट्रोमियम से। कहाँ से, स्ट्रोमियम से, ठीक है? तो ये रोल होता है किसका, एंडोथीसियम का। समझ में आया? एंडोथीसियम क्या हो जाएगी, जब ड्राई सीजन आएगा तो एंडोथीसियम के अंदर से पानी निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आउटर वॉल जो होता है वो क्या हो जाता है, आउटर वॉल क्या होता है, कॉनकेव बन जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। झुक जाने से फिर क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, उस फोर्स के कारण वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और वो टूट जाएगी कहाँ से टूटेगी, स्ट्रोमियम से, ठीक है ना? सही तरीके से मैं लिख देता हूँ, स्ट्रोमियम से। जब ये टूटेगी तो सब टूटेगा उसके बाद, समझ में आ रहा है ना? जब ये टूटेगा तो सब टूटेगी। मान लीजिए ये ब्रेक हुआ, है ना? अभी देखिए, अभी नहीं, पहले एपिडर्मिस, सही है, एपिडर्मिस का काम क्या, प्रोटेक्ट करने का। जब तक अंदर मतलब वो टूट जाएगा, अगर वो टूट जाएगा तो मान लीजिए सपोज करिए कि बाहर से मान लीजिए हमारी स्किन टूट गई, समझ आ रहा है ना? हमारी स्किन यहाँ से हट गई, तो अगर स्किन हट जा रही है तो अंदर मान लीजिए फंक्शन हो सकता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा था, समझ में आ रहा है ना? और अचानक से स्किन हट गई तो उस फंक्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। ये कब टूट रहा है, जब ये मेच्योर हो जा रहा है। इसको पकड़िए ना, हम एपिडर्मिस के ऊपर कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। सिंपल समझ लीजिए कि ये उस तरीके से नहीं है, ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये डेड है, इसको बोल दो डेड है, ये एपिडर्मिस डेड है। एपिडर्मिस का सिंपल काम है कि प्रोटेक्ट करने का, समझ में आ रहा ना? ये तो डेड है, इसमें काम नहीं हो रहा है, काम तो इसके थ्रू हो रहा है ना, मतलब अंदर से भी काम कर रहे हैं। ये खेल खेल रहा है ना एंडोथीसियम, ठीक है ना?
एंडोथीसियम जो है वो खेल खेलेगा, बिकॉज बाहर वाली लेयर अगर बची रहेगी, ऐसे समझो बाहर वाली लेयर से अगर हम कनेक्टेड कर दिए तो अगर बाहर वाली लेयर बाई चांस भी अगर कहीं से किसी कारणवश टूट गई तो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ पा रहे ना। लेकिन अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो जाहिर सी बात है इसको ले बीतेगा, लेकिन जब ये जब खत्म हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण है। समझ आ रहा ना। तो एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि ताकि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो अगर गलती से एपिडर्मिस टूटा ये सब जाएंगे और समय से पहले चले गए तो पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आया भी क्यों ऐसा हो रहा है? आया ना। अरे हाँ ना बोल दीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ या ना। चलिए अब देखिएगा ये तो हो गया हमारा सेकेंड नंबर का वर्क। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर कौन है? मिडल लेयर है। मिडल लेयर को देखा जाए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए पहले। अब तीसरे नंबर की लेयर हमारे पास आती है, उसका नाम है सर मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर। अब देखो मिडल लेयर क्या करेगी, तो मिडल लेयर पहली चीज तो ये 1 से लेके 3 तक होती है ना। इसकी लेयरिंग कितनी होती है? 1 से लेके 3 तक। एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, मतलब एक लेयर होती है सिंपल। फिर एंडोथीसियम की भी एक ही लेयर पाई जाएगी, लेकिन मिडल लेयर टोटल 1 से 3 तक होती है ना। 1 से 3 लेयर हो सकती है इसकी। अब ध्यान से समझिएगा, मिडल लेयर जो होती है इसको आप यहां से समझ सकते हो कि ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। अब जब ये सेल सुनोगे तो सेल के पहले लगा हुआ है पैरेनकाइमा। इतने दूर तक में आप ये समझ गए कि यहाँ पे लिखा है पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा जो टिश्यूज होते थे, पहले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ लीजिए कि पैरेनकाइमा जो होता है जब भी आए तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर उसका काम है स्टोर करना। किस चीज को? फूड को, है ना, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का। तो मेनली पैरेनकाइमेटस सेल क्या करते हैं? स्टोर करते हैं स्टोर्ड फूड। यस और नो? ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब यही जो फूड स्टोर करते हैं, ये जो टेप्टम है, आगे अगली लेयर कौन मिलेगी? टेप्टम। ये टेप्टम उस मिडल लेयर से लेके इन स्पोरेंजियस सेल को देता है। समझ में आ रहा है? इस चीज को अभी मैं और अच्छे से दिखा दे रहा हूं कि देखो, जैसे मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे स्पोरेंजियस सेल है। मैंने जानबूझ के ऐसे बना दिया है, ठीक है ना, ताकि ये अपने आप में एक साथ दिखे। इनके जस्ट बगल में आपको कौन सा सेल मिलेगा? सर टेप्टम मिलेगा ना। कौन सा सेल मिलेगा? टेप्टम। ये क्या है? टेप्टम है। और टेप्टम के बगल में मिडल लेयर पाई जाएगी। मिडल लेयर को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, 3 लेयर इसकी मैं बना रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर, ऐसे बन गया। ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या करेगा? ये एक्चुअल में फूड को स्टोर कर रहा होगा। कौन? ये है आपका, ये जो मैंने बनाया है दैट इज मिडल लेयर। ये मिडल लेयर क्योंकि किससे बना है? पैरेनकाइमा से, तो इसका काम है फूड को स्टोर करना। ठीक है, ये फूड को स्टोर किया हुआ होगा। उसके साथ साथ ये जो आपको दिख रहे हैं कौन? ये जो है टेप्टम है। टेप्टम को आगे अभी पढ़ना भी है, लेकिन अभी समझ लो कि टेप्टम जो है इस मिडल लेयर से फूड को लेके किसको दे देगा? इन स्पोरेंजियस टिश्यूज के अंदर जो स्पोरेंजियस सेल है इनको दे देगा। स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर जो स्पोरेंजियस सेल्स हैं उनको दे देगा। इन स्पोरेंजियस सेल्स को दे देगा कौन? टेप्टम। क्लियर है? तो टेप्टम क्या कर रहा है? सर टेप्टम यही मिडल लेयर के अंदर जो खाना है उसको दे रहा है। ठीक है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं टेप्टम को? हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन वाली लेयर बोलते हैं, है ना। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा होता है। मेनली ये जो मिडल लेयर है एक्चुअल में ये अब्सेंट होती है। इट इज अब्सेंट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर ये नहीं पाई जाएगी, है ना, ये अब्सेंट हो जाएगी। क्लियर? ऐसे टेप्टम के साथ भी होगा। टेप्टम भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? जब मैच्योर हो जाएगी तो ये टेप्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये एक दूसरी लेयर बनाएगा। समझ आ रहा है? अभी आगे इसका देखना है खेला। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ये जो एपिडर्मिस है और ये जो क्या दूसरे नंबर पे एंडोथीसियम है, उसके बाद जो मिडल लेयर है, ये ले देके एक ही काम करती हैं। क्या करती हैं सर? डेहिसेंस ऑफ एंथर, है ना। नहीं, मैंने गलती से बोल दिया होगा टेप्टम। सही है, टेप्टम नहीं, टेप्टम को मैंने गलती से बोल दिया,
बशर्ते यहाँ पे ध्यान देंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, रेसेंस ऑफ एंथर दिखाती हैं। ओके, तीनों, क्योंकि इन्हीं तीनों से तो खेल होगा ना भाई, यही तीनों तो मेन हमारी लेयर दिख रही है बाहर वाली, है ना। तो यही तीनों ब्रेक होंगी और यही ब्रेक होके क्या करेंगी, यही ब्रेक होके क्या करेंगी, इस क्या बोलते हैं, जर्म सेल को क्या करेंगी, फ्री कराएंगे। टेप्टम का तो काम ही अलग हो जाएगा, टेप्टम का काम अभी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा अभी समझा रहा हूं मैं। ओके, टेप्टम का क्या काम है, अभी फिलहाल में क्या काम है और बाद में क्या करेगा, ये दोनों आप देख लीजिए। पहले यहां तक समझ में आ गया। एपिडर्मिस क्या करती है सर, ये पहली बात तो सिंगल लेयर होती है, उसका काम है प्रोटेक्ट करना। दूसरे नंबर पे लेयर आती है हमारी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का काम ही क्या है मेन सर, कि ब्रेक कराना, है ना। तीसरे नंबर पे लेयर मिडल लेयर है, वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, और इसी स्टोर्ड फूड को जो टेप्टम होता है वो क्या दे देती है, किसको दे देता है, स्पोरेंजियस सेल्स को दे देता है। ओके, यहां तक मैं कोई दुविधा नहीं। अब हम देखते हैं अगले नंबर पे टेप्टम को, टेप्टम को देखा जाए। हाँ, एनसीईआरटी किसको किसको लेके बोल देती है कि इन तीनों का काम एक ही है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, तीनों को मिला के एनसीईआरटी बोल देती है कि इन तीनों का काम है रेसेंस ऑफ एंथर। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग टेप्टम को। अगर आप टेप्टम की बात करोगे तो टेप्टम को इसी नाम से ही जाना जाता है कि भैया ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पोरेंजियस सेल्स। ठीक है, स्पोरेंजियस सेल्स। ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर इसको स्पोरेंजियस सेल्स बोलूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको एक्चुअल में बोल सकता था कि माइक्रोस्पोरेंजियम है ना भाई, स्पोरेंजियस सेल्स मतलब स्पोरेंजियस टिश्यू, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, है ना। ये भी तो बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करा रही है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है ना। क्योंकि उसके जस्ट बगल में देखिए यही तो है, यही है अपना स्पोरेंजियस टिश्यू या माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके जस्ट बगल से ये लेयर गई है कि नहीं है। तो ये बगल से गई है, तो ये जो बगल से गई है ना, यही लेयर है टेप्टम की। यही टेप्टम क्या कर रहा है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, यानी खाना पानी दे रहा है। कौन दे रहा है, टेप्टम। ठीक है, अब जैसा कि टेप्टम के बारे में आप जानते हो कि ये कितने लेयर की होती है। पहली बात तो ये सिंगल लेयर, यहीं पे लिख लो, एक ही लेयर में होती है, एक लेयर होती है। और दूसरी बात ये भी जान लो क्या, कि ये जो टेप्टम होता है, इसके जो सेल होते हैं, मतलब इसके जो सेल देखोगे आप तो कैसा होता है सर, सेल के अंदर या तो एक न्यूक्लियस, सॉरी 2 न्यूक्लियस होगा, या तो 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये जो टेप्टम है हमारा, ये बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, और या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। ये ध्यान देंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो टेप्टम का सिंगल सेल होता है वो एक डिवीजन करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, FND के नाम से जानते हैं इसको, FND। ठीक है, जिसमें केवल और केवल क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जिसमें क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ से 1 से फिर क्या बन जाता है, 2, फिर और एक बार FND किया तो क्या हो जाएगा, 2 से फिर 4। समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ये क्या करता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला सेल दिखाता है, कौन, टेप्टम। क्लियर है, आया ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी लिख लीजिएगा कि जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो लंबे, मतलब ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग न्यूक्लियस मतलब लंबे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो क्या होता है, वो डेंस होता है। तो लॉन्ग न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत घना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये जो होते हैं टेप्टम जो होता है मेनली, वो एक्चुअल में फिर ये भी क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, अब्सेंट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर, तो उसके अंदर से फिर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये गायब होगा ना तो एक्चुअल में ऐसे गायब होगा
कि ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा, डीजनरेट होगा और डीजनरेट होके एक नई लेयर बना देगा। क्या बना देगा? एक नई लेयर बना देगा। वो नई लेयर क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने जनरल बातें की टेप्टम के बारे में। क्या यहाँ पे आपसे समझ में आई? अब थोड़ा सा काम देख लेते हैं, क्योंकि टेप्टम के ऊपर वर्क पूछा जाता है। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा ना कि प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, है ना। अच्छा, किसको किसको प्रोवाइड कराता है ये भी ध्यान दीजिएगा। जब तक पॉलिन जो है हमारा, इसको मैं लिखवा देता हूं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, इसको लिखिए डेवलपिंग एंथर या डेवलपिंग pollen and also and PMC मतलब pollen, देखो आ गया pollen मदर सेल। जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही चीज इसको मैंने दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर दिया। आखिर ये जो स्पोरेंजियस सेल है इनको क्या बोलता हूँ मैं? पॉलन मदर सेल ही तो बोलता हूँ, है ना। तो स्पोरेंजियस सेल बोलो या पॉलन मदर सेल बोलो, बात एक ही है। या पूरे को मिला के माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दो। ये जो एक गोला है वो क्या अपने आप में कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा। तो मेनली माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो, उसके अंदर के सेल को पॉलन मदर सेल बोलो या स्पोरेंजियस सेल बोलो, बात एक ही है। तो ये डेवलपिंग पॉलन को, यानी जब पॉलन ग्रेन नहीं बन जाता है, मतलब अभी डेवलप हो रहा है, जब डेवलप हो जाएगा तो देखो ये पूरा का पूरा एंथर है। मैं अगर इस बात को समझाऊं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैंने बोला कि एब्सेंट होता है मैच्योर एंथर में, तो एंथर मैच्योर होने का मतलब ये पूरा लेकिन एंथर है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है वो पॉलन मदर सेल है। ये पॉलन मदर सेल डेवलप कराएगा अपने आप को और अंततः ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में। समझ आ रहा है ना। तो जब ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये जो एंथर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो एक्चुअल में मैच्योर एंथर कहलाएगा। मैच्योर एंथर का मतलब ये जो पेरेंट मदर सेल है वो किसमें कन्वर्ट, सॉरी पॉलन मदर सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? पॉलन ग्रेन में। अभी ये पॉलन ग्रेन नहीं बना है, तो ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है? पॉलन मदर सेल्स को। कल के डेट में ये पॉलन मदर सेल किसमें कन्वर्ट होगा? पॉलन ग्रेन में। तो जब ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा तब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो एंथर होगा वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो डेवलपिंग पॉलन का मतलब क्या है कि जब डेवलप हो रहा हो या डेवलप होने से पहले क्या है? ये पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल फिर डेवलप हो रहा हो तब तक ये साथ देगा। लेकिन जो ही पॉलन मदर सेल डेवलप होकर कन्वर्ट हो गया पॉलन ग्रेन में, तब ये खत्म हो जाएगा और ये डीजनरेट हो जाएगा। समझ में आया? कौन? टेप्टम। क्या ये दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे? एक सेकंड देख लें हम। ठीक है, दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे मैंने लिख दिया PMC। ओके, यहाँ पे क्या लिख दिया है? PMC। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्चुअल में PMC है, ठीक है, पॉलन मदर सेल। ठीक है, बस इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फंक्शन देखते हैं टेप्टम का। चलिए, तो फंक्शन देखा जाए। सर सबसे पहला प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे ध्यान से समझिएगा, ये रिलीज करता है, इट रिलीज हेल्पफुल हार्मोन एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स एंड एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज करता है। हार्मोन्स कौन सा? तो ऑक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। और एंजाइम कौन सा? तो याद करिए, कैलेस था ना? नहीं, कैलेस था, मेनली हमने यहाँ पे सी लिख दिया था, वो मेरी मिस्टेक है। एक्चुअल में कैलेस होता है, ठीक है ना, वहाँ पे ई नहीं, सी नहीं होता है, ई होता है। तो कैलेस नाम का क्या करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है। और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है? ऑक्सिन। तो कैलेस एंजाइम और ऑक्सिन हार्मोन। कैलेस क्या करता है आगे आपको समझाया जाएगा, आगे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैलेस क्या करता है। फिर तीसरे नंबर पे ये क्या करता है? तो तीसरे नंबर पे ये एक प्रकार का सब्सटेंस बनाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? ये एक प्रकार का सब्सटेंस बनाता है। छोड़ो अभी सब्सटेंस, अभी सिंपल समझ लो कि ये कौन? टेप्टम डीजनरेट होता है। क्या होता है? डीजनरेट होता है।
और जब डीजनरेट होता है तो जानते हो क्या बनाता है, ये एक्चुअल में एक्साइन बनाता है। क्या बनाता है, एक्साइन का निर्माण करता है। टेप्टम डीजनरेट होके क्या बनाता है, एक्साइन। व्हाट इज एक्साइन, एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब हमारा जो एंथर है वो क्या होगा, मैच्योर होगा, तो ये टेप्टम गायब हो जाएगा। लेकिन ये गायब होके क्या बनाता है, एक्साइन। एक्साइन क्या है, अच्छा ये बताओ, जब एंथर मैच्योर होगा तो मतलब क्या, पॉलन ग्रेन आ जाएगा, तो पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक लेयर बना देगा जिसका नाम है एक्साइन, है ना। यही क्या बन गया, एक्साइन। अब ये आउटर लेयर होता है, ओके। और एक्साइन के बारे में एक बात यहीं पे समझ लो। क्या समझ लो सर, देखो एक लेयर होती है एक्साइन, दूसरी होगी इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जो होती है वो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ध्यान देना, ठीक है ना। सिंपल समझ लो कि टेप्टम डीजनरेट होगा एक्साइन। अच्छा, कई जगह पे आपको ये भी समझाया जाएगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट ये एक्साइन नहीं बनाता है, ठीक है ना। एक बॉडी का आपको ऑब्लिस बॉडी नाम से समझाया जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया कि टेप्टम एक्साइन बनाता है। और एक्साइन का नाम जब भी आएगा तो आप लिख लीजिएगा हार्डेस्ट। देखिए EST लग गया है, ये सबसे खतरनाक वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया मैंने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है सर, ये इतना खतरनाक है कि इसको टेम्परेचर नहीं मार सकता। क्या नहीं मार सकता, इसको टेम्परेचर डिजनरेट नहीं कर सकता। मतलब ये सोचो कि कोई टेम्परेचर मतलब हाई कर दिया टेम्परेचर तो ये टूट जाए, नहीं, या ब्रेक हो जाए, या डिजनरेट हो जाए, ये एक्साइन नहीं। इतना खतरनाक कि किसी भी टेम्परेचर पर ले जाओ ये सहन कर लेगा। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत हार्डेस्ट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। अब इसके अलावा और भी बातें आप समझ लीजिए, इसके अलावा और भी बातें। अच्छा मान लीजिए हार्डेस्ट है, तो इसके अलावा और क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्या और ऐसा फेंक दूँ तो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मान लेता हूँ कि टेम्परेचर इसको नहीं मार सकता तो एसिड, तेजाब दे देते हैं इसको, है ना। टेम्परेचर से नहीं मरा तो तेजाब से तो मर ही जाएगा, नहीं तेजाब भी डालोगे तो भी इसका कुछ नहीं होगा। क्षार डाल देते हैं, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, नहीं, उस पर भी ये डिजनरेट नहीं होता, इतना खतरनाक होता है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि सर कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं, ये जब देखो हर चीज का एक अंत होता है, वो अंत होगा उसका, समझ आ रहा ना, अंत होगा उसका, लेकिन वो डिजनरेट मतलब कहने का मतलब वो ये समझा रहा है कि देखो एक्साइन इतना हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मटेरियल है, और ये क्या करेगा यार, मैंने लिखा है, पहले समझो ना, ये क्यों इतना हार्ड बनाया जा रहा है, पहले समझो, पहले तो समझना जरूरी है भाई। ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन के अंदर ही कौन पाया जाएगा, जर्म सेल पाए जाएंगे, और जर्म सेल को अगर बचा के नहीं रखोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जर्म सेल का क्या हो जाएगा, क्रियाकर्म हो जाएगा ना, है ना। तो भाई उसको बचाना है, और वो खराब कैसे होगा जर्म सेल सर, या तो क्या आ जाए, या तो टेम्परेचर मतलब हाई हो जाए, तो हाई टेम्परेचर आ गया तो खराब हो जाएगा, एसिड अगर तगड़ा वाला आ गया तो खराब हो जाएगा, बेस अगर तगड़ा वाला आ गया तो खराब हो जाएगा। तो इन सबसे वो बचा के रखेगा, इसीलिए इसको इतना हार्ड बनाया गया। उसको डिजनरेट का मतलब क्या है कि आगे आप जाके देखोगे ना तो पॉलन ट्यूब होगी, वो डिजनरेट करने की कहानी ही नहीं आएगी, समझ पा रहे हो ना। उसको डिजनरेट करने की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, अपने आप वहां से ये जो जर्म सेल है जब निकलना होगा तो निकल जाएगा। क्लियर है, उसको हमको खराब करने का कोई मतलब नहीं, हम इसलिए हार्ड बना रहे हैं ताकि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो खूब अच्छे से सुरक्षित हो। ये तो मारने के लिए रावण को भी नहीं मारा जा सकता है कि नहीं है, ऐसा नो। आपने सुना होगा रावण के बारे में कि रावण को मारना पॉसिबल था, नहीं। आपने एक और आपने इसको भी सुना होगा, रक्त बीज को, रक्त बीज के बारे में, वो भी एक राक्षस था जिसका एक खून गिरता था तो एक नया रक्त बीज पैदा होता था, उसको भी मारना पॉसिबल नहीं था, है कि नहीं है, लेकिन मारा गया ना। तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है आगे, जरूरत पड़ने पे किसी को भी मारा जा सकता है। तो टेप्टम डीजनरेट होता है और क्या बना देता है, एक्साइन। एक्साइन क्या होता है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके अलावा ये एक और काम करेगा। अच्छा एक्साइन को मैं पहले एक काम करता हूँ, बना देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो सही है, ठीक है ना। अभी बेटा तुमको हटा रहे हैं, और हटाने के बाद हम कहानी को ऐसे दिखा रहे हैं,
मान लो ये अपना क्या है, पॉलन ग्रेन। अभी अंदर क्या स्ट्रक्चर है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाहर ऐसे क्या होगा, एक्साइन होगा। क्या होगा, एक्साइन। ये क्या है, एक्साइन है, ध्यान देना। और अंदर वाला जो लेयर होगी वो क्या होगी, इंटाइन। क्या होगी, इंटाइन। तो एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन, ठीक है। ये जो टेपेटम होगा इसके अलावा भी एक और काम करेगा। इसके अलावा भी क्या करेगा, ये एक और काम करेगा। और ये क्या करेगा, एक्चुअल में पॉलन किट सब्सटेंस का निर्माण करेगा। किसका, पॉलन किट सब्सटेंस। इसको आप जानते हो, अब आपको हम जानते हैं बिल्कुल। पॉलन किट सब्सटेंस बनाता है, इट क्रिएट्स पॉलन किट सब्सटेंस। मतलब क्या है पॉलन किट सब्सटेंस का, तो पॉलन किट सब्सटेंस मतलब इसके ऊपर एक लेयर आएगी। क्या आएगी, एक लेयर, ध्यान से समझना। एक लेयर ऐसे आएगी, किसके ऊपर, एक्साइन के ऊपर, ठीक है। एक्साइन के ऊपर क्या आएगी, एक लेयर, ध्यान से देख लेना। एक लेयर आएगी पीले कलर की। किस कलर की होगी, पीले कलर की एक लेयर आएगी। इसी को हम क्या नाम देते हैं, पॉलन किट सब्सटेंस। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, यही है आपका पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन में जैसा कि मैंने बोला कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, जर्म सेल पाए जाएंगे, ठीक है। जर्म सेल पाए जाएंगे ना, तो ये यहीं पे पॉलन ट्यूब होगा। क्या होगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के रास्ते ये निकल लेगा। अब समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे के चारों ओर क्या बना दिया आपने, पॉलन किट सब्सटेंस बना दिया। ये पॉलन किट सब्सटेंस जो होता है, इसको समझो थोड़ा सा। ये पहली बात तो येलो कलर का होता है, दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा हाईलाइटेड है तो इधर कर दे रहा हूं मैं। येलो कलर का होता है। कौन से कलर का, येलो। सर येलो कलर का क्यों होता है, येलो कलर का क्यों होता है, देखो आपको पता होगा कि एक्चुअल में जब भी हम जर्म सेल को कहाँ पे पहुंचाते हैं, ऐसे सीधा कनेक्ट करते हैं। जर्म सेल हमारा मोटाइल होता है ना, उसी को मूव करना होता है। और कहाँ पे जाना होता है, फीमेल गैमेट के सेल के पास जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो जर्म सेल है, जर्म सेल ये यहाँ से निकल के जा रहा है, नहीं, पूरा का पूरा कौन जाएगा, पॉलन ग्रेन में जाएगा। कौन जाएगा, पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ के जाता है। कौन जाता है, पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ के जाएगा। और पॉलन ग्रेन में से क्या निकल के जाता है, जर्म सेल। जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ के जाएगा कहाँ पे, मतलब पॉलन ग्रेन है इस ए पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या है, ओवरी है। तो इस ए से पॉलन ग्रेन को उठा के बी पे लेके जाया जाता है। और इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन ज़्यादातर इंसेक्ट करा रहे होते हैं। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। यानी एक कीड़ा है जो इस फ्लावर पे बैठा, तो इस फ्लावर के ऊपर जब बैठा है तो फिर क्या करेगा, वो उस पॉलन ग्रेन को अपने पैर के अंदर चिपका लेगा। चिपका के फिर ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा और इस पॉलन ग्रेन को वहाँ पे रख देगा। ठीक है, ये कहानी होती है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान से समझना कि इसी कारण इसको क्या कर दिया गया है, पॉलन किट सब्सटेंस को येलो बना दिया गया। अब कहोगे कि सर अभी भी नहीं समझ में आया। एक्चुअल में जब येलो कलर होगा ना, तो इंसेक्ट जो होंगे अट्रैक्ट होंगे इसकी ओर। समझ में आ रहा है ना, अट्रैक्ट होंगे। कौन, इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है इसको क्या करेंगे, देखेंगे और इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप ज्यादातर देखते होगे कि जब भी आप येलो कलर का कोई फूल देखते होगे तो उसके चारों ओर आप कीड़े मकोड़े भी देखते होगे, है ना, है ना। मधुमक्खियों को ज्यादातर आप देखते होगे कि वो सूरजमुखी के फूल पे नजर आती होंगी, या और कोई भी फूल जो क्या हो, गेंदा का, हाँ गेंदा का भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। माहो सुने होगे सरसों पे, है ना, माहो लगती है सब। जब आता है अभी हाल ही में जब होली आएगा, अभी तो गेहूं के सीजन में बोया जाता है सरसों। तो होली के नियर अबाउट जब आप देखोगे ना, तब जब रास्ते में आप चलोगे और चारों ओर अगर खेत हो, रोड हो बीच में और चारों ओर खेत हो, तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पड़ सकती हैं, माहो। देखते हैं लोग साइकिल पे भी बैठ के जाएंगे तो चश्मा लगा के जाते हैं, है ना, क्योंकि माहो तुरंत पकड़ लेगी। और माहो होती कहाँ है, उस सरसों के ऊपर, या सरसों के पेड़ के ऊपर। क्योंकि सरसों का पेड़ के सरसों का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर से इंसेक्ट ज्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए ये जो पॉलन किट सब्सटेंस है वो कैसा बना हुआ है, येलो कलर का। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब दूसरा नंबर है कि ये किससे बना होता है ना। तो ये बना होता है, जो पॉलन किट सब्सटेंस होता है वो एक्चुअल में कैरोटेनॉइड से बना होता है, मेड अप ऑफ
कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड्स। क्लियर है? तीसरी कहानी, ये स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी। भाई जाहिर सी बात है, अगर इंसेक्ट पकड़ा, इंसेक्ट आके बैठा और अगर उसकी ओर अट्रैक्ट होकर बैठा, मतलब येलो कलर क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो इंसेक्ट जाके बैठ गया। अब इंसेक्ट बैठ के जब उठ रहा है तो उस दौरान इसके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसके पैर में चिपकने के लिए हेल्पफुल हो, है ना? तो ये लेयर ही है, ये अट्रैक्ट भी करती है और साथ में चिपक भी जाती है। यानी जब इंसेक्ट बैठेगा तो उसके पैर में क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। और जब वो इंसेक्ट एक जगह से, मतलब ए वाले फ्लावर से जब बी वाले फ्लावर के पास पहुंचेगा तो फिर जाहिर सी बात है इंसेक्ट एक फ्लावर पे तो रहेगा नहीं, फिर यहाँ से जब दूसरे फ्लावर पे पहुंचेगा तो उसके पैर में कौन चिपका होगा? पॉलन ग्रेन। जब बी वाले पे बैठेगा तो ये पॉलन ग्रेन वहां पे चला जाएगा। वहां पे भी ध्यान देना, वहां पे आएगा स्टिग्मा। ओवरी के सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। तो ये जब पकड़े, ये इंसेक्ट जो है पहले ए पे था, चिपका लिया, और चिपका के फिर जब बी पे गया तो बी के ओवरी वाले पोर्शन पे जब जाएगा, यानी कार्पेल वाले टॉप मोस्ट लेयर पे जब बैठेगा, सॉरी टॉप मोस्ट पार्ट पे बैठेगा, तो वहाँ पे स्टिग्मा भी स्टिकी है। तो वो फिर क्या करे? पॉलन ग्रेन को नीचे से चिपका लेगी। इसने पॉलन ग्रेन को ऊपर से चिपकाएगा तो इसने नीचे से चिपका लिया। अब आराम से पहुंच गया। ये हो गया कि नहीं हो गया ट्रांसफर? तो इस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्पफुल होता है कौन? पॉलन किट सब्सटेंस। क्या दिक्कत है कोई समझने में? नहीं। इसके अलावा क्या करता है? तो इसके अलावा ये सन के द्वारा जो आने वाली यूवी रेस है, ये यूवी रेस से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे तो इट प्रोटेक्ट pollen grain टू यूवी रेस से क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। समझ आया ना? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं चाहूंगा रिकैप करना, ताकि आपको ये जितनी लेयर मैंने बता दी वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है ना? मैंने 4 लेयर की बात की। सबसे पहला एपिडर्मिस आउटर लेयर है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना बाहरी एनवायरनमेंट से। दूसरे नंबर पे जो लेयर आई थी एंडोथेसियम, वो ब्रेक करने में हेल्प करती है, मतलब ब्रेक होने में हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे मिडल लेयर आती है जो स्टोर करती है फूड को। चौथे नंबर पे टेप्टम आता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत काम कर रहा है। पहला काम तो यहीं पे दिख रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ एंजाइम और हार्मोन रिलीज कर रहा है। कैलोज नाम का जो एंजाइम है आपको देखने के लिए मिला था, आगे फिर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? आगे मैं बताऊंगा फिर से कैलेज को। फिर टेप्टम उसके अलावा क्या करता है? तो एक्चुअल में पॉलन ग्रेन, यानी जब हमारा एंथर मैच्योर होगा तो उस दौरान जो पॉलन ग्रेन होगा उसके बाहरी लेयर को भी बनाने में हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ टेप्टम जो होता है वो पॉलन किट सब्सटेंस भी बनाता है, और पॉलन किट सब्सटेंस बड़ा सारा काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि वो येलो कलर होके अट्रैक्टिव बन जाता है ना, जिससे इंसेक्ट उसको पकड़ सके। दूसरे नंबर पे ये क्या करता है? तो दूसरे नंबर पे नहीं, दूसरा मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि किससे बना होता है। तो कैरोटेनॉइड्स क्या है? तो सिंपल जान लीजिएगा कि ये लिपिड है। ये क्या है? लिपिड है। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे स्टिकी होता है, और चौथे नंबर पे ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन को यूवी रेस से बचाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप चारों लेयर क्लियर कर लिए होंगे। क्लियर कर लिए तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ आज का लेक्चर भी मैं यहीं पे डन करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमस। अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।